नमस्कार। बिटवीन द लाइन्स विद निरुरंजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे केरल की, और केरल में अमित शाह का जो पूरा प्लान है वो बाहर आ गया है। किस मुद्दे पे चुनाव होगा, क्या वहां भगवा फहरा पाएगा? आज तक केरल में भाजपा के लिए खाता खोलना मुश्किल हो गया था। 2016 में एक विधायक जीत गए थे केवल, 2021 में वो भी नहीं, और 2024 में एक एमपी। लेकिन प्लान बड़ा है। क्या है, किस मुद्दे पे खेलेंगे, इस चीजों को हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन उसके पहले आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन दबाइएगा ताकि आपको वीडियो तत्काल मिल सके, और कमेंट जरूर कीजिएगा क्योंकि आपके कमेंट से नई जानकारी मिलती है, नए पर्सपेक्टिव मिलते हैं और खबरों के नए आयाम खुलते हैं। तो दरअसल आज अमित शाह केरल की यात्रा पे थे। अमित शाह मतलब हर चीज संभालते हैं। गृह मंत्रालय में कल उन्होंने इनकोड की बैठक की और तमाम चीजें करते रहते हैं। और 30-31 को आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल में थे और वहां की रणनीति बिल्कुल फाइनल की, कैसे लड़ेंगे। उसके बाद वो तमिलनाडु में 4-5 दिन बाद थे, वहां की रणनीति फाइनल की, और आज वो केरल में थे और केरल की रणनीति फाइनल हो गई है। उनके दो कार्यक्रम थे। एक तो अभी जो वहां पे दिसंबर में स्थानीय निकायों के चुनाव हुए हैं, उसमें भाजपा को बड़ी जीत मिली है। वैसे तो एलडीएफ के कम हुए हैं, और जो यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट जो है, यूडीएफ, जो कांग्रेस नेतृत्व वाला है, वो ज्यादा मिला है। लेकिन भाजपा को जब वोट शेयर मिला है वो उत्साहित करने वाला है, और उसको लेके उन्होंने पूरा प्लान सामने रखा है। वो प्लान कितना सही होगा, कितना नहीं होगा, चुनाव के बाद दिखेगा, क्योंकि अप्रैल में चुनाव होना है। केवल 3 महीने का वहां समय बचा हुआ है। और जो पूरा प्लान उनका है, उसके केंद्र में जो है वो कई चीजें उसमें है, लेकिन केंद्र में सबरीमाला मंदिर है। सबरीमाला मंदिर, आपको ध्यान होगा कि कैसे 2018-19 में, जब 2016 में बीजेपी की सरकार बनी थी, तो एक पूरी की पूरी मुहिम उसके खिलाफ चलाई गई थी। और वहां पे कि महिलाओं के प्रवेश को लेकर के था, वहां उम्र की पाबंदी है महिलाओं के प्रवेश पे, और सुप्रीम कोर्ट तक मामला आया था, पूरा हंगामा पूरे देश में मचा था। अब वो नई चीजों के लिए चर्चा में है, क्योंकि वहां पे सोने की चोरी हुई है। एसआईटी जांच कर रही है। उसने मुख्य पुजारी जो वहां के हैं उसको अरेस्ट किया है। कई जो त्रावणकोर देवस्थान बोर्ड है, जो सबरीमाला की देखरेख करता है, उसके पदाधिकारी भी अरेस्ट हुए हैं। हाईकोर्ट मॉनिटर भी कर रहा है उस चीजों का, लेकिन उसको लेके हंगामा मचा हुआ है। और यह समझना जरूरी है कि अमित शाह ने आखिर सबरीमाला को ही क्यों चुना, और फिर क्या क्या हुआ वो बताते हैं आपको। तो दरअसल अभी कुछ दिन, लगभग अगस्त में, सीपीएम ने ही एक वो करवाया था, सर्वे करवाया था, और उसमें आया था कि सीपीएम के जो वोटर हैं उसमें 90% वोटर जो हैं वो सबरीमाला के भक्त हैं, यानी कि सबरीमाला को मानते हैं। उसके बाद सीपीएम में हड़कंप मच गया कि भाई, अगर हमारे एलडीएफ को इतने लोग वोट दे रहे हैं और सबरीमाला का इशू बना हुआ है, तो हम इन भक्तों को कैसे मनाएं। तो उन्होंने 20 सितंबर को एक ग्लोबल अयप्पा संगमम करवाया, एक समिट करवाया। अयप्पा भगवान की मूर्ति है वहां पे, उन्हीं की पूजा होती है सबरीमाला में, तो वो एक करवाया। लेकिन उसी बीच में वहां पे सोने की चोरी की घटना आई। बात सामने आई कि 2019 के बाद वो मंदिरों में जो सोने की परतें चढ़ी हुई थी उसको फिर से साफ करके और दोबारा करवाने के चक्कर में जो द्वारपाल है और जो दरवाजे हैं, इन दोनों को जो भेजा गया और नई परतें चढ़ाई गई, तो 4.5 किलो सोना गायब है। एसआईटी ने कहा कि यही नहीं हुआ है। वो दरअसल 1999 में विजय माल्या ने 30 किलो सोना दान किया था, और उस सोने से परतें चढ़ाई गई थी, और अंदर जो मंदिर का गर्भगृह है, मंडपम जो है, वहां भी सोने की परतें चढ़ाई गई थी। और एसआईटी ने कहा कि वहां भी बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई है, और कैसे चेन्नई का है, कर्नाटक का है, वो पूरा खुल के रखा है। जो अमित शाह ने कहा वो ये कहा कि ये जो एफआईआर हमने पढ़ी है, होने का एफआईआर पढ़ी, और एफआईआर में सीपीएम ने बड़े लोगों को बचाने का काम किया है।
कि कैसे बड़े लोगों को बचाया जाए, और वहां मांग भी उठ रही है। अब जो राजीव चंद्रशेखर हैं, वहां प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका भी बयान आ चुका है कि कैसे वहां पे मौजूदा जो धार्मिक मामलों के मंत्री हैं विजन सरकार में, जो जिनके देखरेख में आता है, जो मौजूदा वाले हैं वो, और इसके पहले जो विजन सरकार का जो पहला कार्यकाल था 16 से 21 वाला, उसमें भी जो मंत्री थे, क्योंकि उन्हीं की इन दोनों मंत्रियों के बिना नहीं हो सकता है। इन लोगों ने भी, इनकी मिली भगत है, इनको इस्तीफा भी देना चाहिए और इनके खिलाफ कार्रवाई भी होनी चाहिए। और विजन सरकार उनको बचा रही है। अमित शाह ने आज कह दिया कि ये सचमुच में यही कर रहे हैं। यहां पे एक चीज और बतानी जरूरी आपको है कि अगर आप केरल की पॉलिटिक्स को देखेंगे तो पूरे देश में भले वो सीपीएम ये कहे कि वो धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करती है, ये तमाम चीजें करती है, लेकिन केरल में वो दरअसल हिंदुओं की पॉलिटिक्स करती है, क्योंकि उसका मेन जो बेस है, जो कैडर है, वो इडवा जो है समुदाय ओबीसी में आता है, तो वो वाला समुदाय उनका कोर कैडर बेस है, और लगभग 24% पॉपुलेशन है केरल में उसका। उसके बाद बड़ा जो है पॉपुलेशन आता है मुस्लिम का, लेकिन मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वो है इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है, जो यूडीएफ का कांग्रेस के साथ है, उसको वोट मुख्य तौर पे जाता है। और 15-16% वोट जो है वो आप लगा लीजिए इसका है नायर समुदाय का है। वो नायर समुदाय का वोट जो है वो 15-16% नायर समुदाय का भी है, वो जो कांग्रेस को मुख्य तौर पे जाता था, कुछ उनको भी जाता था सीपीएम को, और उनके वाला जो गठबंधन है एलडीएफ उसको, और 15-16% ईसाई है जो मुख्य तौर पे मैं कह रहा हूं वो जाता रहा है, वो कांग्रेस को जाता रहा है। इस बार वहां खेल खत्म है। जो अमित शाह ने बताया, वो अमित शाह की बात को आप समझिए। उनका कहना था कि भाई 2014 में देख लो, हमारे पास भाजपा को वहां पे लोकसभा का जो इलेक्शन हुआ था उसमें केवल 11% वोट मिले थे, और 2019 में वो 16% चला गया, और 2024 में जो इलेक्शन हुआ उसमें 20% वोट मिला। लगभग यही वोट जो है वो अभी इस बार जो लोकल बॉडी का इलेक्शन हुआ है, स्थानीय निकाय चुनाव हुए हैं, उसमें भी यही वोट परसेंटेज है। यानी उनका कहना था अमित शाह कि भाई अगर ये स्थिति आप देखो तो कई राज्यों में हम इसकी ऐसी स्थिति में सरकार बनाने की में पहुंच गए हैं। 20% के बाद 30% और 40% वोट पहुंचने में कोई समस्या नहीं होती है। ये अमित शाह ने कहा, और उन्होंने उदाहरण दिया कि त्रिपुरा में तो हमारे एक भी एमएलए नहीं था, सरकार बनाए और 2 बार से बना रहे हैं। मणिपुर में एक भी एमएलए था, हम 2 बार से सरकार बना रहे हैं। आसाम में उन्होंने कहा कि हमारे पास केवल 2 सीटें थी 2016 में, 16 के पहले 16 में तो सरकार आ गई थी, वहां पे सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री बन गए थे, और हम वहां 2 बार से सरकार बना रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कहा कि हमारे पास तो केवल 25 सीटें थी, 400 की विधानसभा है, और 2 बार से सरकार आ रहे, तीसरी बार भी बनाने वाले अगले साल चुनाव वहां पे है। तो यहां भी ये मत देखिए कि हमारे पास कम है, और पूरी रणनीति उनकी जो है अयप्पा जो है, यानी सबरीमाला के आसपास जो हिंदुत्व की पॉलिटिक्स है उसके सेंटर में आ रहे हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात उन्होंने की कि उन्होंने कहा कि हमारी जो राजनीति होगी वो किसी से नहीं होगी, हम सबको समान रूप से देखेंगे, न हम हिंदू की बात करेंगे, न मुस्लिम की बात करेंगे, और न ईसाई की बात करेंगे। सभी धर्मों का समान रूप से आदर और सब कुछ करेंगे। इसके पीछे यह है कि जो 15-16% वहां जो ईसाई वोट बैंक है वो मुस्लिम तुष्टीकरण के कारण वो छिटक रहा है। जो मुंबकम की सीट है जहां पे 400 एकड़ जमीन, वो मुद्दा भी उठाया कि 400 एकड़ जमीन के आसपास वक्फ की संपत्ति घोषित कर दी गई थी, और उन्होंने कहा कि ये यूडीएफ और एलडीएफ दोनों मिले हुए हैं, कोई कुछ नहीं कर रहा है। और वहां पे जो अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुआ है उसमें भाजपा की जीत हुई है, वो ईसाई बहुल है। वहां पे 6 जो जिलाध्यक्ष बनाए हैं भाजपा ने, वो ईसाई बनाए हैं, यानी कि ईसाई वोट बैंक पे बड़ी नजर है। तो अगर नायर वोट लगभग 15-16% इनके पास आ रहा है, जो मेन जा रहा है, कुछ जो है इडवा कम्युनिटी का भी आया है, और बाकी छिटपुट आ रहे हैं। अब भाजपा की कोशिश ये है कि अगर इसमें जुड़ गया हमारा
ईसाई वोट बैंक, और इडवा कम्युनिटी का वोट ज्यादा आ गया अयप्पा के कारण, सबरीमाला के कारण, क्योंकि अयप्पा वहां ज्यादा है, सबके लिए है वो, लेकिन वहां ज्यादा है। तो केरल में खेल हो भी सकता है। वैसे बहुत उम्मीद नहीं है, अमित शाह की अपनी रणनीति है, 2-3 महीने का समय है। अंतिम में पहले कहा जाता है कि पीछे चल रही है भाजपा, पीछे चल रही है, अंतिम समय में 1 महीने में पूरा वो खेल बदल सकते हैं। तो अभी जो सामने आ रहा है वो यही कॉन्फिडेंस के साथ आज उन्होंने कार्यकर्ताओं को, जो नए जीते हुए थे उनको केरल में यही कहा कि सरकार बन रही है। बाकी चीजें और खुलती रहेंगी जैसे वैसे हम आपके पास आएंगे। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसका बेल आइकन दबाएं ताकि नया वीडियो कोई भी आए तो उसका नोटिफिकेशन समय पे आपको मिल जाए।